हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दी भूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे कि हमने अपनी सामान्य अध्ययन की एमसीक्यू सीरीज शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा। तो इसमें हम टोटल 50 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं और एक टॉपिक क्लियर करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। तो इसमें हमें सदिश लिखना है। तो जो सदिश हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार प्रवणता, ये क्या हो जाएगा? सदिश होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकरण कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का आधा भाग पृथ्वी पर स्थिरीकृत करता है वो करता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सहवाल। ठीक है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का श्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो इंसुलिन का जो श्रवण होता है रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए वो होता है हमारा अग्नाशय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में कौन सा नहीं पाया जाता है वो देख लेना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरासिल डीएनए में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? तो जो मानव रक्त का रंग लाल होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से हो जाएगा। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि है वो लिखी जाती है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से हो जाएगा। पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति जो है बाएं से दाईं ओर। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो पहले बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वो थे हमारे महाकश्यप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से हो जाएगा। देखते हैं, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो जो प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा नहीं है वो देख लेना है हमने। तो पहले देख लेते हैं प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से। मुंबई है, कोचीन है और विशाखापट्टनम है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है हमारा, चेन्नई। ठीक है, अगला देखते हैं, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, घेरे की नीति और सुरक्षा प्रकोष्ठ का जो नीति या इसका जनक माना जाता है वो माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक था वामपंथी विचारों पर आधारित था, इसकी जो स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर सी, 1939 को। तो ठीक है, अगला देखते हैं, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रैंड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो जो मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रैंड बैंक है वो किस क्षेत्र में स्थित है वो बताना है। ठीक है हमने, तो जो इसका सही हो जाएगा अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिम क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सूची एक को सूची एक और सूची दो का सही मिलान करना है। तो देख लेते हैं, कैटेगरी इसका हो जाएगा, कैटेगरी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। ठीक है, न्यूजीलैंड। पुस्ताज का हो जाएगा हंगरी। वेल्ड का हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। पंपास का हो जाएगा अर्जेंटीना। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। अगला देखते हैं, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख या मुख्य गीत था? तो जो वंदे मातरम था वो था हमारा स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। माउंट बेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? तो भारत विभाजन और पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था ऑप्शन नंबर बी, 3 जून 1947। इसे माउंट बेटन योजना भी कहते हैं। ठीक है, 3 जून 1947 की योजना को। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है? तो सवाल ये कह रहा है कि कौन ऐसा सदस्य है जो क्या है संसद का सदस्य भी नहीं है और संसद में बैठता भी है और अभिन्न अंग भी होता है। ठीक है, संसद का। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। बिल्कुल सही है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद में बैठता है, संसद का अंग नहीं होता है, पर संसद में दिखाए तो अभिन्न अंग होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? तो जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो किस आधार पर हुआ था? तो इसका जो सही हो जाएगा वयस्क मताधिकार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है कि जो क्या करता है अध्याय संघ और राज्य के मध्य संबंधों को स्थापित करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 11 और अध्याय 1 क्या करता है राज्य और संघ के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र जो थी 21 से घटाकर 18 कर दी थी। ठीक है, तो कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिसके मतदाता यानी वोट देने की जो उम्र 21 से घटा के 18 कर दी थी? तो ये था 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
न्यूनतम जो उम्र थी मतदान करने की 21 से घटा के 18 कर दी थी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। तो जो हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे जिन्होंने नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था वो थे हमारे ऑप्शन नंबर बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा बी। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने क्या किया था, नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम किसने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया था और पहली बार स्वराज शब्द का यूज किया था? वो थे हमारे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दयानंद सरस्वती कौन थे, जिन्होंने क्या किया था, पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था और स्वराज शब्द का यूज किया था सबसे पहले। श्रम गहन उद्योग वह है। तो श्रम गहन उद्योग क्या है, उसके बाद एक ऑप्शन छाटना हमने। तो जो श्रम गहन उद्योग है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जहाँ पे यानी जहाँ पे अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है उसे श्रम गहन उद्योग कहते हैं। कहते हैं निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो जो निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा दी थी वो किसने दी थी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से हो जाएगा, ग्रेगर नर्कस। इन्होंने क्या दी थी, निर्धनता के दुष्चक्र की क्या दी थी, अवधारणा दी थी। ठीक है, वेद त्रयी कहा जाता है। तो वेद त्रयी में 3 वेदों का समर्थन, हमारे को टोटल वेद हैं 4, पर वेद त्रयी में कितने वेद आते हैं, 3 वेद आते हैं। ठीक है, इसमें एक वेद को छोड़ा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसमें अथर्ववेद को छोड़ा जाता है। ठीक है, और अथर्ववेद जो है वो उसे जादू टोना का वेद भी कहा जाता है। अला देते हैं, डॉट 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 मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। तो मुद्रा जो स्फीति और बेरोजगारों के संबंध को दर्शाता है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, फिलिप्स वक्र हमें दर्शाता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगार के बीच संबंध को। अगला लेते हैं, बुग्याल तथा पयार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो बुग्याल तथा पयार, बुग्यालों को ही पयार कहते हैं। ठीक है, घास के मैदानों को। तो ये पूछा जा रहा है इसमें कि किस प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड में। ठीक है, अगला देखते हैं, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो जलवायु परिवर्तन का कारण देखना हमने। तो इसका ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल है, ओजोन परत का क्षरण बिल्कुल है और प्रदूषण बिल्कुल है। यानी उपयुक्त सभी क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव है, ओजोन क्षरण है और प्रदूषण है। ये जलवायु के परिवर्तन पर आधारित कारण है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर कौन सा है वो देखना हमें। तो व्यक्तिगत कर प्रत्यक्ष कर है, बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत कर प्रत्यक्ष कर है। और निगम कर, व्यक्तिगत कर और निगम कर प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो देवभूमि फ्यूचर पॉइंट है हमारे चैनल का नाम, उसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। और हमारा एक इंस्टा हैंडल भी है देवभूमि फ्यूचर पॉइंट के नाम से, आप उसको भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो जो पारिस्थितिकी शब्द दिया था वो दिया था ऑप्शन नंबर बी, हैकेल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी जो शब्द दिया था वो दिया था हैकेल ने। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो जो ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक होती है वो देखना हमने। ठीक है, तो ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक होती है ठोस में होती है। ठीक है, तो इसमें लकड़ी सही आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं? तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो है अनुप्रस्थ तरंगें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो जो वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है वो है थैलोफाइटा। ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हमें क्रांति दी है और दूसरी साइड उससे संबंधित पदार्थ दिए हैं, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसको देखना है। तो देख लेते हैं इसको। खाद्य क्रांति, जो खाद्य है वो हरित क्रांति है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति बिल्कुल सही है, उद्यान सुनहरी क्रांति बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा हमारा, कुक्कुट पालन भूरी क्रांति, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में। तो जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है उसको हमें बताना है और घटते क्रम में देखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा केरल है, उसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो इसमें हमें सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं, तिलिया परियोजना, जो तिलिया परियोजना है वो हमारी बाराकर नदी पे। ठीक है, पंचेत बांध, और जो पंचेत बांध है वो हमारा दामोदर नदी पे। बाण सागर परियोजना, तो जो बाण सागर परियोजना है वो हमारी सोन नदी पे। रंजीत सागर बांध परियोजना ये हमारी रावी नदी पे। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश
स्थल रुद्र यानी लैंडलॉक है। तो जो लैंडलॉक देश है हमारा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, पराग्वे। ग्रेट कैनियल घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? तो जो ग्रेट कैनियल घाटी है वो हमारी कोलोराडे नदी धारा से बनी हुई तंग घाटी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलोराडो। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है वो समिति हमने छांटी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है? तो जो सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा की गई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय जो संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? तो संविधान सभा की समितियों के बारे में दिया है और किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की है उसको छांटना है, ठीक है हमने। तो जो इसका सही आंसर होगा प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस केस से है? लव स्मैश सर्विस शब्द का जो संबंध है वो है हमारे ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग टेनिस से, ठीक है। टाइलर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार जो दिया जाता है हमें वो दिया जाता है पर्यावरण क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईयर कहा जाता है? तो जो इटालियन ऑफ द ईयर कहा जाता है वो कहा जाता है हमारे ऑप्शन नंबर, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, तेलुगु भाषा को कहा जाता है इटालियन ऑफ द ईयर। अगला देखते हैं, सारनाथ के धामेक स्तूप जो सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो धामेक स्तूप का जो निर्माण हुआ था वो था हमारे मौर्य काल में, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख में संबंधित है? तो चंद्रगुप्त की बंगाल विजय है वो हमारे महास्थान अभिलेख से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चोल एक तमिल राजवंश है जिसका जो राज चिन्ह था, तो चोल का राज चिन्ह क्या था वो देखना है, ठीक है, और चोल एक तमिल राजवंश है इसको याद रखें। तो चोल का जो राज चिन्ह था वो जाएगा हमारा बाघ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? तो जो एलोरा की गुफाओं का संबंध रहा है वो किस धर्म से रहा है उसको छांटना है, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से और हिंदू धर्म से। ऑप्शन नंबर 1 2 3 सारे सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 सही है। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था, तो जो गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था वो देखना, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा था, ठीक है, उन्हें महात्मा गांधी तब से आने लगा था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये हुआ था बिहार में, ठीक है, 1917 में। अगला देखते हैं, भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? तो भारत में जो मुस्लिम शासन था उसे किस शासक द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से हो जाएगा। मुस्लिम शासन जो स्थापित हुआ था मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो ठीक है गाइस, हमने 50 MCQ कंप्लीट कर लिए अपने। अब इसी क्रम में हमारा एक टॉपिक क्लियर करते हैं हम। गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे, तो जो गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे अल्पतगीन थे, ठीक है, ऑप्शन अल्पतगीन थे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? गजनी, ठीक है। आइए देखते हैं, महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी और उतबी रहते थे, ठीक है। तो मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी और उतबी रहते थे। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण कराया था, ठीक है, तो गजनी ने सर्वाधिक 17 बार आक्रमण कराया था, ये याद रहे। अगला देखते हैं, इसने जो पहला आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में और तथा अंतिम आक्रमण 1027 में किया था, ठीक है। तो पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था और दूसरा 1027 ईस्वी में किया था, ठीक है। इसने 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया इसने 1025 पे। मोहम्मद गौरी ने भारत पर जो पहला आक्रमण किया था 1125 पूर्व, ठीक है, तो 1125 में किया था पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी ने 1125 में। अगला देखते हैं, इसने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, जो पाटन गुजरात का एरिया पड़ता है, ठीक है, इस पर
किया था। और जब इसने आक्रमण किया था 1178 में, तब वहाँ का शासक था भीमसेन। अगला देखते हैं युद्ध और वर्षों और पक्ष और परिणाम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो युद्ध था तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था। दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था 1192 और चंदावड़ का युद्ध हुआ था 1194 में। ठीक है, क्रम से याद कर लें। तराइन का युद्ध 1191 पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 और चंदावड़ का युद्ध 1194। पहला जो तराइन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था और चौहान जीता था। ठीक है इसमें। ठीक है, तो पहले चौहान जीत गया था पहले युद्ध में और दूसरे युद्ध में जीता था गौरी। तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला जब युद्ध हुआ था, पहले युद्ध में चौहान जीत जाता है और उसके दूसरे युद्ध में गौरी जीत जाता है। ठीक है, एक बार। और तीसरे युद्ध में फिर और गौरी जीत जाता है चंदावड़ के युद्ध में। तो चंदावड़ का युद्ध होता है जयचंद और गौरी के बीच होता है। ठीक है, 1194 में। एक बार मैं फिर रिपीट करा देता हूँ आपको। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, और चौहान की विजय हुई थी। ठीक है, इसमें तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, तो पहले चौहान जीत गया, तो अब किसकी बारी है? गौरी की बारी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। तो तराइन का जो पहला युद्ध हो गया 1191, दूसरा हो गया 1192 में, तो इसमें गौरी जीत गया। ठीक है, चंदावड़ का युद्ध हुआ था गौरी और जयचंद के बीच 1194 में, और इसमें गौरी जीत गया। फिर अभिलेख और शासक देख लेते हैं, कौन सा अभिलेख किस शासक का है और किस शासक के दौरान का है। हाथी गुम्फा अभिलेख, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है कलिंग नरेश खारवेल का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल का अभिलेख है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन का। ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है, मंदसौर अभिलेख, जो मंदसौर अभिलेख है नरेश यशोवर्मन का है। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख है गौतमी बलश्री, बलश्री। ठीक है, तो नासिक अभिलेख है गौतमी बलश्री का। भीतरी अभिलेख, जो भीतरी अभिलेख है वो है स्कंदगुप्त का। एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का। मंदसौर अभिलेख नरेश वर्मन का, नरेश यशोवर्मन का। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का। भीतरी अभिलेख यह है स्कंदगुप्त का। तो ठीक है गाइस, हमारा ये सामान्य ज्ञान का और वन टॉपिक जो क्लियर कर दिया, ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। तो ठीक है, थैंक यू।